हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और आज है शनिवार, आज 20 तारीख है और आज है शनिवार। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम पूरे हफ्ते का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मैं 11 तारीख से लगातार वीडियो बना रहा हूँ और आज 20 तारीख, ठीक है। तो 11 से 20 जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे, हम उनको क्या करेंगे, एक बार संक्षिप्त में देख लेंगे, हम उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और जो जितने भी मतलब हर हफ्ते हम क्या करेंगे कि ये वीकली करंट अफेयर तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि जो शनिवार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे आज 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, हम इनको भी कवर करेंगे और साथ में क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर जितना भी हमारा एक वीक में बनता है उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं आज, जैसे उत्तराखंड में ये हमारी एक श्रेणी है, इसमें चंपावत ने टॉप किया है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम एक इसको देखेंगे। फिर एक नीति आयोग की एक इंडेक्स बनती है, आकांक्षी जनपद आकांक्षी विकासखंड, तो एक हम इसको भी देख लेंगे। और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर में एक हमारी ये वेसल है, एक पेट्रोलिंग वेसल है अमूल्य, हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। ये कोस्ट गार्ड की है, ठीक है, कोस्ट गार्ड की एक वेसल है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे कल के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे हम उनको देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये अल्पसंख्यक कल्याण जो योजनाएं हुई थी कल, जो मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने क्या करी थी, बताई थी, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन था ये कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि राज्य में अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4 लाख कर दिया है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। और फिर यह है कि नए साल से दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों को ग्रीन सेस चुकाना होगा। अच्छा, ये दोनों ही अलग अलग न्यूज़ थी, एक ग्रीन सेस वाली न्यूज़ थी और एक क्या थी, ये घोषणा वाली न्यूज़ थी। तो चलो कोई बात नहीं, इसका एक ही एमसीक्यू बन गया है। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर आगे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, जो हमारे राम सुधार जी हैं उनका कल क्या हो गया, निधन हो गया। तो उनके संबंध में ये क्वेश्चन है कि वे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्या थे, वास्तुकार मूर्तिकार थे। तो ये ऑप्शन सही है। उन्हें वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, नहीं पद्म विभूषण से नहीं, पद्म भूषण से उन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की जो प्रसिद्ध क्या है, प्रतिमा है, उन्हीं की कीर्ति है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उनके पुरस्कार और सम्मानों के बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले उनको पद्म जो भूषण मिला था वो कब मिला था, 2016 में मिला था। और जो उन्हें पद्मश्री मिला था वो 1999 में मिला था। और टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार इनको कब मिला था, 2016 में मिला था। अब आज की जो न्यूज़ है शनिवार की 20 तारीख है आज, तो आज की जो उत्तराखंड न्यूज़ थी उनको देख लेते हैं एक बार। तो राज्य की प्रशासनिक सक्रियता और एसडीजी गोल्स के बारे में ये न्यूज़ है। तो ये पहल किसकी है, जिलों की प्रदर्शन की मासिक रैंकिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हर महीने इनकी रैंकिंग हम जारी करेंगे। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित 39 जो संकेतक हैं, इनके आधार पर क्या दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर जो शीर्ष जिले कौन है, सबसे पहला है चंपावत, कितना अंक है इसका, 96 अंक है, ठीक है, ये प्रथम स्थान पर है। दूसरा है बागेश्वर, इसका कितना है, 94 अंक है ना। और तीसरा नैनीताल, इसके 92 अंक हैं। तो जो इसकी संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करेगी वो कौन है, CPPGG, मतलब सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। अब थोड़ा इस संस्था के बारे में भी देख लेते हैं। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसको देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना उत्तराखंड सुशासन को बढ़ावा देने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। सरल शब्दों में अगर कहें तो सरकार को क्या मिलता है इससे, वैज्ञानिक डाटा के आधार पर सलाह देती है ये। और जब भी हमको वैज्ञानिक डाटा के आधार पर क्या मिलता है, डेटा मिलता है, तो हम वहाँ पर नीति निर्माण क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो इसके की रोल्स हैं वो क्या हैं, जैसे एसडीजी का क्रियान्वयन, उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यही क्या है, एक नोडल संस्था है। जो रैंकिंग अपने इमेज में जो आपने जो रैंकिंग पीछे थी यहाँ पर देखी थी ना, ये जो देखी थी वो कौन निकालता है, यही निकालती है, ठीक है। वो एसडीजी पर आधारित जो 39 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास उस पर आधारित है, ठीक है। फिर तकनीकी सहायता, यह विभिन्न सरकारी विभागों को नई तकनीकी और बेहतर प्रबंधन के गुर सिखाता है। फिर डेटा विश्लेषण, राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का डेटा इकट्ठा करना इसका क्या है, विशेष
लक्ष्य है, या विश्लेषण करना इसका क्या है, विशेष लक्ष्य है। फिर जो ये पार्टनरशिप करती है, एक तो यूएनडीपी के साथ करती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये मिलकर क्या करती है, उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए क्या करती है, काम करती है। अब अगर हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो पेपर 6 और पेपर 4, पेपर 6 में क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड है उसमें भी आप इसको कोड कर सकते हैं, इसका उदाहरण दे सकते हैं। और पेपर 4 में जो इथिक्स और गवर्नेंस है, जैसे गुड गवर्नेंस हो गया, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो गया, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ये शब्द आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत सुधारों में बॉटम अप अप्रोच को समझाने में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं केस स्टडी में। जैसे इथिक्स में हमारे पास क्या आती है, केस स्टडी आती है ना, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखो इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है आपको, यदि आप से राज्य में विकास की असमानता या प्रशासनिक सुधारों पर सवाल पूछा जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रैंकिंग का भी उदाहरण दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी जो न्यूज़ है वो क्या है, आकांक्षी जनपद, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और आकांक्षी विकासखंड, मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ये क्या है, देखो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, सबसे पहले किसके, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम की, है ना, जिसमें देश के 112 जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उत्तराखंड के इसमें 2 जिले आते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। कभी भी प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आकांक्षी जनपद कार्यक्रम में उत्तराखंड के कितने जिले शामिल हैं, तो कितने जिले शामिल हैं, 2 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार की क्या उपलब्धि है, हरिद्वार 2019 और जुलाई 2022 में सभी आकांक्षी जिलों में देश भर में क्या कर रहा था, इसने प्रथम स्थान हासिल किया था, ठीक है। फिर दूसरा है आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2023 से। देखो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2018 से और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 2023 है। इसमें देश भर के कितने हैं, 500 ब्लॉक हैं। उत्तराखंड के इसमें कितने ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक हैं। पहला है बादराबाद, ये कहाँ का है, हरिद्वार का। फिर दुगड्डा है पौड़ी का, मोरी है उत्तरकाशी का, गदरपुर है उधम सिंह नगर का, सियालदा कहाँ का है, अल्मोड़ा का है, और कपकोट कहाँ का है, बागेश्वर का है। सम्मिलित ब्लॉक, इसमें जो इस बार जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया उसमें क्या था, मोरी था, ठीक है। फिर था सियालदे, मोरी कहाँ का, उत्तरकाशी का, सियालदे कहाँ का है, अभी पढ़ा था हमने, अल्मोड़ा का। और गदरपुर कहाँ का है भाई, तो गदरपुर है उधम सिंह नगर का। तो इन्होंने क्या करा था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसको इसमें क्या करा गया था, शामिल किया गया था। इसी में प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या करा, पुस्तक का विमोचन भी किया। उस पुस्तक का नाम क्या है, उत्तराखंड एट 25 अ हिमालयन स्टेट विद इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, ये पुस्तक का क्या है, नाम है, और इसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। अब मुख्य परीक्षा में आप इसको कैसे कोड कर सकते हैं, तो पेपर 6 में इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड में, है ना, क्षेत्रीय विकास मतलब जो हमारा रीजनल डेवलपमेंट है और असमानता को कम करने के प्रयासों में आप क्या कर सकते हैं, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। फिर सामाजिक विकास में जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पोषण हो गया, कृषि, जैसे 6 प्रमुख संकेतकों पर ध्यान दिया जाता है, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसको आप कोड कर सकते हैं। कैसे, जैसे सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं में जैसे ही आता है तो आप वहाँ पर भी इसको कोड कर सकते हैं। फिर प्रशासनिक प्रदर्शन में क्या मिला है कि जैसे उधम सिंह नगर के जो हमारे डीएम हैं या जो हरिद्वार के हमारे जिलाधिकारी हैं डीएम हैं, उनको क्या मिला है, सुशासन के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। तो आप यहाँ पर भी उनको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। फिर मुख्य परीक्षा में जैसे संपूर्णता अभियान जैसे एक टर्म आता है ना, तो इसको भी सीख लेते हैं। जैसे मुख्य शब्दावली जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे संपूर्णता अभियान, यह नीति आयोग का एक अभियान है। इसके तहत आकांक्षी ब्लॉकों के प्रमुख संकेतकों को 100% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर प्रतिस्पर्धा संघवाद मतलब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि जिलों और ब्लॉकों के बीच इस तरह की रैंकिंग से विकास की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है ना, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। फिर इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करते हैं तो इसमें आज एक ही न्यूज़ थी, वो थी अमूल्य, ठीक है। ये अमूल्य क्या है, तो ये है अदम्य श्रेणी का एक नई पीढ़ी का क्या है, तेज गति से चलने वाला गतिपूत है, मतलब पेट्रोल वेसल है। इसको शामिल किसमें हुआ है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है। इसकी विशेषता है जैसे ये 51 मीटर क्या है, लंबा है। इसमें 60% से ज़्यादा जो उपकरण यूज हुए हैं वो कैसे हैं, स्वदेशी हैं। ये क्या दिखाता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को दर्शाता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, जैसे सर्विलांस करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, है ना, और तस्करी विरोधी अभियान करना, और समुद्री प्रदूषण पर क्या करना, देखा रेख करना, मतलब एक हिसाब से क्या करना, पेट्रोल करना। फिर क्षेत्र जैसे क्या है, तो ये क्या करेगी, जो हमारा पूर्वी तट है उसकी सुरक्षा और मजबूत करेगी और प्रगाढ़ करेगी। तो ये हो गया अमूल्य, हमारा क्या है, एक गश्ती पोर्टल या पेट्रोल वेसल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि जो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है अमूल्य, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो आपको इसका क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में करना है।
फिर आगे आ जाते हैं, देखो वीकली रिवीजन पे चलते हैं। अच्छा, वीकली रिवीजन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो मैंने एक वीडियो बनाया है क्या मंथली करंट अफेयर से के नाम से, ठीक है। वो अक्टूबर का वीडियो हमने क्या कर दिया है, वो हमने पिछले संडे को करा था। और हम हर संडे क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर, सॉरी वीकली नहीं, जो मंथली करंट अफेयर है वो करेंगे। तो हमने अक्टूबर का तो करंट अफेयर कर लिया है, और जो कल का जो आएगा संडे को, वो आएगा इस महीने का, सॉरी पिछले महीने का, नवंबर का करंट अफेयर आएगा पूरे महीने का। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही जो हमारे आयोग हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर वीपीडीओ पटवारी एग्जाम लिखा है, ये इनके साथ साथ सभी एग्जामों के लिए, जैसे हमारा आरओ हो गया, आने वाले जो एग्जाम है, ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया या अपर पीसीएस हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जामों में, या यहाँ तक कि जितने भी उत्तराखंड में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जिनमें भी क्या आता है, उत्तराखंड का करंट अफेयर आता है, उसके लिए वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जरूर से क्या करें, मंथली करंट अफेयर को भी फॉलो करें, ठीक है। तो ये जो इस हफ्ते जो हमारा क्या था, 11 तारीख से और 20 तारीख तक जितना भी हमारा करंट अफेयर हुआ है, एक साप्ताहिक, हम क्या करेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, ठीक है। ये रिवीजन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो जन विश्वास एक्ट आया था हमारे पास। तो जन विश्वास एक्ट क्या था, जो सामान्य श्रेणी के जितने भी अपराध है ना, उनमें क्या है, जेल की सजा को कम करना और आर्थिक दंड को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, लगातार पेनल्टी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और आर्थिक दंड को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या था कि वो जो जुर्म होना चाहिए वो कैसा श्रेणी का होना चाहिए, सामान्य श्रेणी का होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कृषि भूमि पर बन सकेंगे रिजॉर्ट। तो ये क्या था कि हम एग्रीकल्चर जो लैंड था उस पर हम क्या बनाना चाहते थे, रिजॉर्ट बनाना चाहते। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं उनकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक। यह ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे और स्थानीय आजीविका बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। फिर जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो थी लैंड पूलिंग स्कीम 2025। ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि लैंड पूलिंग स्कीम किससे संबंधित है। तो ये क्या है, सुनियोजित तरीके से विकास को सुधारने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से बसना, इन सब चीज़ों से ये रिलेट करता था, ठीक। फिर एक ये न्यूज़ थी। अब इसमें क्या है, जो उत्तराखंड के न्यूज़ हैं और जो सेंटर की न्यूज़ है वो मतलब एक वे में है वो, मतलब जैसे 11 तारीख की जो भी रहे होंगे वो पहले आ जाएगा, फिर 12 की 13 की, ऐसे में इसमें मतलब सेक्शन नहीं बनाए हैं मैंने। तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन भी बनाऊं, उत्तराखंड के अलग और सेंटर के अलग। पर इस बार आप थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलिए मेरे साथ। फिर जैसे एडीबी ने क्या बोला था, एडीबी ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया था, और ये कितना बोला था उन्होंने, 6.5 से बढ़ाकर कितना, 7.2 होगा, ठीक है। कब का होगा ये, भारत की वृद्धि दर कब की है, 2025-26 की है। तो ये इन्होंने अनुमान लगाया जीडीपी में, ठीक। फिर जो उस दिन के वन लाइनर करंट अफेयर रहे होंगे उसमें क्या था कि मसूरी में मौसी फॉल में बनेगा क्या, देवभूमि रजत पार्क। ये आ सकता है पेपर में कि देवभूमि रजत पार्क कहाँ पर बनेगा, तो मौसी फॉल में, और मौसी फॉल कहाँ है, मसूरी में है। फिर हमने देखा था कि जो दीपावली है वो विश्व धरोहर का दर्जे से दिया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। फिर जो कैप है हमारा, इसका नाम क्या हो चुका है अब, IEPAR, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो ये परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान, इसका क्या हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है। फिर मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड और मेरी योजना पुस्तक का क्या करा गया था, सीएम धामी के द्वारा लोकार्पण किया गया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जनगणना हमारी कब होने वाली है, 2027 में होने वाली है। और ये कैसी जनगणना होगी, तो पूरी ऐप आधारित जनगणना होगी। इस जनगणना में जो कितने रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर किए गए, तो 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ठीक है। और ये जो जनगणना होगी ये 2 चरणों में होगी। पहला जो चरण होगा वो अप्रैल से सितंबर के बीच 2026 में होगा, और दूसरा जो चरण होगा वो फरवरी 2027 के तक होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने जातिगत जनगणना के आधार में भी थोड़ा सा पढ़ा था इसमें कि 1931 में पहली बार क्या हुई थी, जातिगत जनगणना हुई थी। और अभी हाल ही में कौन से राज्य ने जातिगत जनगणना करी थी सबसे पहले, तो बिहार राज्य ने करी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक वन लाइनर फैक्ट हमने उस दिन ये पढ़ा था कि क्या, खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है, हल्द्वानी में बनने जा रहा है। अब इसको क्या मिल चुकी है, जमीन मिल चुकी है। फिर एक हमने पढ़ा था ल्यूमिनेसेंस डेटिंग के बारे में पढ़ा था, तो इसके मैं सीधा एमसीक्यू ही ले आया हूँ, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू था। तो जो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग था ना, इसमें क्या था कि लाखों सालों पहले जितने भी क्या आए थे, भूकंप आए थे, है ना, उसका भी क्या मिलता है, इसमें हमको ब्यौरा मिलता है। जो हमारा कार्बन डेटिंग है वो ज़्यादा पुराना नहीं बता सकता, ठीक। पर जो हमारा ल्यूमिनेसेंस डेटिंग है वो हमारा बहुत लाखों सालों पुराना भी चीज़ें बता सकता है। तो एक बार इस एमसीक्यू को भी कर लेते हैं कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई शोध, जैसे ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो तकनीक है का उपयोग
यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि खनिज जैसे क्वार्ज अंतिम बार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कब आए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक। फिर दूसरा था कि शोध के अनुसार केदारनाथ स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर लगभग 13,000 वर्ष पूर्व रामबाड़ा तक फैला हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन था कि उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र जो कि विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर भूकंपीय दृष्टि से सिस्मिक गैप में नहीं आता, बल्कि वहाँ बड़े भूकंप का खतरा नगण्य नहीं। ये गलत था। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ वहाँ भूकंप तो आते ही हैं क्योंकि पूरा उत्तराखंड क्या है, जोन 4 और 5 में है। ठीक। और एक बात और भी याद रखना, जैसे पौड़ी और हरिद्वार ये 2 राज्य ऐसे हैं ये नहीं आते इस जोन में 4 और 5 में। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए और बी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमने ये लुमिनिसेंस डेटिंग के बारे में पढ़ लिया। फिर एक ये था कि 2 ऑपरेशन के बारे में था, जैसे ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन अजय क्या था भाई, जब इजराइल क्या कर रहा था, हमास पे अटैक कर रहा था, तो उस टाइम पे इजराइल से क्या जो हमने अपने लोगों को बाहर निकाला था वो कौन से ऑपरेशन के तहत निकाला था, तो ऑपरेशन अजय के तहत निकाला था। और अभी जो ईरान में इजराइल ने क्या करा था, हमला किया था ना, जिसमें क्या B-2 बॉम्बर भी आए थे, किसके, अमेरिका के। ठीक। तो उस टाइम पे हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंधु। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन ये था SIR से रिलेटेड है ना, विशेष गहन पुनरीक्षीकरण। इसमें क्या था, ये क्या है SIR, इसमें हम क्या करेंगे कि जो निर्वाचन हमारी नियमावली है उसमें संशोधन करेंगे, जो नए लोग आएंगे उसमें जुड़ेंगे और जो पुराने लोग होंगे वो हटेंगे। ठीक। तो इसके संदर्भ में क्या था कि SIR के लिए अपनी सरकार ने, मतलब उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है, एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। वो नंबर क्या था, 1950। ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इनमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप किसी दूसरे जिले के बारे में जानकारी चाहते हैं तो 1950 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का STD कोड लगाना पड़ेगा। ये भी सही है। जो BLO है, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर है, वो घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। और SIR प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और पुराने विवरणों को सुधारना नहीं, ये गलत था। नए मतदाताओं का नाम जोड़ना तो था, लेकिन पुराने विवरणों का सुधार करना भी उसमें शामिल था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक। फिर आगे हमने देखा था चालदा महासू के बारे में हमने पढ़ा था। ये पूरा ही आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक। ये सारे जितने भी आर्टिकल है ना, इन पे हम डेली क्या करते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं हम। तो जो भी आज यहाँ पर पहली बार जुड़ रहा है इस वीडियो में, वो जरूर से डेली न्यूज़ एनालिसिस को क्या करें, फॉलो करें। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो चालदा महासू, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था, हमारे आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट था। तो जौनसार, भाबर, देहरादून और हिमाचल में सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रमुख देवता कौन है, हमारे चालदू महासू हैं। ये कैसे देवता है, तो न्याय के देवता भी कहा जाता है इनको। चालदा का अर्थ क्या होता है, चलता फिरता, क्योंकि यह देवता हमेशा प्रवास करते हैं। जबकि अन्य महासू भाई जैसे बोठा महासू क्या करते हैं, हनोल मंदिर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पर एक टोढ़ा नृत्य हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोढ़ा नृत्य जो हुआ था हमारा युद्ध कला से संबंधित नृत्य है और तीरंदाजी पर आधारित नृत्य है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक साठी होते हैं जो जौनसार से रिलेटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, कौरव पक्ष से रिलेट करते हैं। और एक होते हैं पासी, ये क्या होते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के होते हैं और ये पांडवों के पक्ष से हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। और कुछ अन्य नृत्य भी हैं यहाँ पे, जैसे हारुल है, जैंता है और नाटी तो पूर्ण तरीके से किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। पर जो हारुल और जैंता नृत्य है वो कहाँ का है, वो जौनसार से रिलेटेड क्या है, हमारा नृत्य है। ठीक। अब आगे था कि उत्तराखंड की महक क्रांति। तो उत्तराखंड की जो महक क्रांति है वो 2026 से 2036 तक है, 10 वर्षों के लिए है। इस महक क्रांति के अंतर्गत क्या होगा कि जो हमारी एरोमा वैली होगी, कितनी है, 7 एरोमा वैली है, इनको विकसित की जाएगी ये। ठीक। तो जो पिथौरागढ़ में है वो टिमुर वैली है, जो चमोली और अल्मोड़ा में है वो डेमस्क रूज वैली है, जो उधम सिंह नगर में है वो मिंट वैली है, चंपावत और नैनीताल में क्या है, सिनेमन और दालचीनी वैली है। फिर हरिद्वार और पिथौरागढ़ में क्या है, लेमन ग्रास और मिंट वैली है। फिर आगे एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास कि क्या थी, वो ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है इस वर्ष, तीसरी रैंकिंग है। ये 2025 की रिपोर्ट है, भले ही ये क्या करती है 2024 के डेटा पर आधारित होती है। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट आई थी ये 2023 में अपने को कितने भी स्थान मिला था, इसमें 7वां स्थान मिला था भारत को। और 2024 में कितनावां स्थान मिला है, 3रा स्थान मिला है। हमसे पहले 2 देश और हैं, वो कौन से हैं, अमेरिका और चीन है। और हमने किसको पिछाड़ा, तो ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर को पिछाड़ा। इसमें 7 क्या है, पिलर हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले R&D।
ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, फिर टैलेंट कितनी प्रतिभा है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिस्पॉन्सिबल एआई है कि नहीं है, फिर पॉलिसी गवर्नेंस और क्या है जनमत है। ये हमने मेंस के एस्पेक्ट से भी बहुत डिटेल में इसमें बात करी थी। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी विद्यार्थी आगे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इनका क्या देखें, डेली न्यूज़ एनालिसिस जरूर देखें। वहाँ पर हम हर एस्पेक्ट में क्या करते हैं, इनको देखते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी हम इनको क्या करते हैं, देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या, ब्लू बर्ड 6 के बारे में पढ़ा था। ब्लू बर्ड 6 किसका है, AST स्पेस मोबाइल की एक कंपनी का क्या है, एक ये क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है ये। फिर ये कितना वजन है इसका, 6.5 टन का इसका वजन है। ये सबसे भारी क्या है उपग्रह है अब तक का, इसरो द्वारा जो लॉन्च किया जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो ये ब्लू बर्ड 6 है ये सीधा ब्रॉडबैंड क्या देगा, इंटरनेट देगा, ठीक। दुर्गम इलाकों में भी इसका इंटरनेट क्या हो पाएगा, पहुंच पाएगा। जैसे हमारा स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स का इंटरनेट है स्टारलिंक, तो जैसे वो पहुंचाता है दुर्गम स्थानों में भी इंटरनेट, मतलब सेम ऐसा ही है ये भी, ठीक। तो इसकी संभावित तिथि क्या है, 21। ये अभी क्या होना था इसने, पर ये टल चुका है था, मतलब ना, तो इसलिए न्यूज़ में था ये। फिर हमने शांति विधेयक के बारे में पढ़ा था। शांति विधेयक क्या था, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड ऑग्यूमेंटिंग ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, तो शांति बिल। इसमें क्या था कि जो हमारा परमाणु ऊर्जा में अभी तक क्या था, सरकार की केवल क्या थी, मोनोपोली थी, मतलब सरकार ही 100% इसमें क्या करती थी, हिस्सेदारी करती थी। लेकिन अब कौन करेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी क्या आ चुका है, इसमें आ चुका है। अभी तो ये बिल है, खैर अभी तो ये क्या बनेगा, कानून बनेगा, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जो हमारा आयुष्मान योजना है ना, उसमें हमने कितनी और नई बीमारियों को जोड़ दिया है, 150 बीमारियों को और जोड़ दिया है, और गंभीर बीमारियों को जोड़ा है, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गई, किडनी से रिलेटेड हो गई, कैंसर हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब क्या आएंगे, इसमें आएंगे। इसमें उत्तराखंड के 62 लाख लोगों को क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। और ये प्रति परिवार सालाना कितना कर देते हैं, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है इसमें, ठीक। और इसमें हमने कुछ योजनाओं की, जैसे आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना कब की है, 23 सितंबर 2018 की है, ठीक। उत्तराखंड ने इसके आगे क्या लगा दिया, अटल लगा दिया, अटल आयुष्मान योजना, वो कब की है, वो है 25 दिसंबर 2018 की, ठीक। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल जी का जन्मदिन होता है, और इसी के दिन हम क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीतियों से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक हमारा क्या था, उत्तराखंड धर्मांतरण विधेयक था, वो इम्पोर्टेंट था। तो उस पर क्या आया था कि राज्यपाल ने उसको क्या भेज दिया था, पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ये। हमने वहाँ पर वीटो पावर के बारे में पूरी जानकारी से पढ़ा था। राज्यपाल की वीटो शक्ति कौन कौन सी होती है, कौन सा आर्टिकल में आती है, तो कौन सा आर्टिकल में आती है, 200 आर्टिकल में आती है। फिर हमने जन जन की सरकार और जन जन के द्वार भी पढ़ा था। जन जन की सरकार और जन जन का द्वार क्या था कि जो हमारी सरकारी योजना है, केंद्र और राज्य की योजना है, उनको हमको क्या जो हमारे लोग हैं उनको हमको घर घर जाके क्या देनी है, उनकी जानकारी देनी है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इन योजनाओं का क्या ले सकें, लाभ ले सकें। तो अभी ये 45 दिन का अभी अभियान चल रहा है। इसमें क्या होगा कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर क्या लगाए जाएंगे, कैंपस लगाए जाएंगे। इसमें कितने विभागों के अधिकारी शामिल हैं, तो 23 विभागों के अधिकारी इसमें क्या होंगे, इन शिविरों में मौजूद होंगे। फिर हमने ये देखा था कि देहरादून का EQI 300 से ऊपर था, है, तो हमने ये भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण देहरादून में किस चीज़ से हो रहा है, तो सड़कों की धूल से हो रहा है 56%, फिर हम वाहनों से हो रहा है 17%, कूड़ा जलाने से 14%, और फिर उद्योग से 10%, है ना। फिर हमने EQI पैरामीटर भी देखा था ये, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने डिटेल से चर्चा करी थी कि कौन कौन से प्रदूषक हैं, क्या हैं। तो आप एक बार जरूर से क्या करें, डेली न्यूज़ एनालिसिस को भी जरूर देखें। फिर उत्तराखंड जो गौरव सम्मान 2025 है, ये किन्हें मिला है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को मिला है। और ये क्या है, हमारे यूकॉस्ट के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। हमने यूकॉस्ट के बारे में, सेतु आयोग के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस में। वो हल्की, मतलब ये मत समझना कि दो दिन मतलब दो न्यूज़ आती हैं उत्तराखंड में, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टैटिक पार्ट को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो डेली न्यूज़ एनालिसिस सुबह वाली। फिर ठीक है, तो ये है। फिर इसको देता कौन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान को कौन देता है, तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, देती है। फिर हमने ये न्यूज़ भी देखी की थी कि जो क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्राओं पे गए थे। सबसे पहले जॉर्डन की यात्रा पे गए, फिर इथोपिया की यात्रा पे गए, और लास्ट में किस देश की यात्रा पर गए थे, तो ओमान की यात्रा पर गए थे। तो हमने सब कुछ को देखा था। फिर यहाँ पर इथोपिया का इनको क्या मिला था, ग्रेट ऑफ, मतलब उनका सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशा ऑफ इथोपिया मिला था। हमने इथोपिया देखा था ये,
ठीक है। ये क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था। फिर ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कौन से, इरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है और जिबूती आता है। तो हमने ये भी वहाँ पे डिटेल में इस पर चर्चा करी थी। फिर सबका बीमा सबकी सुरक्षा, इसमें क्या हुआ कि पहले कितना बीमा होता था अपना FDI इसमें, हाँ इस बीमा में कितना होता था, तो 74% बीमा होता था FDI में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये बढ़ के 100% हो चुका है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट, अब तो ये पारित भी हो गया, संसद में ये पारित हो चुका है, भाई जल्द ही क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। फिर हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड जो पर्यटन विभाग है और जो हमारा ASI है, इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य उसका था धरोहरों का संरक्षण, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों में तेजी लाना था। फिर हमने एक बीमारी के बारे में भी पढ़ा था, वो यही बीमारी थी क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। ये जो देहरादून में क्या बन रहा था, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो उससे एक बीमारी हो रही थी। वो कौन सी बीमारी थी, ये बीमारी थी। हमने यहाँ पर क्या देखा था, 2 बैक्टीरियों का नाम भी देखा था, ये है वो बैक्टीरिया, और बस यही पढ़ा था इसमें। फिर यहाँ पर PM2.5 और PM10 आया था। तो PM2.5 तो आपको पता ही नहीं, ब्लड कैंसर के लिए भी वो करता है, कारक है ये, क्योंकि ये हमारे खून में मिल जाता है, और PM10 हमारे फेफड़ों को भी ख़राब करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कभी भी टर्म आ सकता है पेपर में कि ये कैसी बीमारी है, तो ये वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। कौन, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक, फिर हमने देखा था AI टूल, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल AI का प्रयोग होगा कहाँ पर, फास्टैग, जहाँ पर हम फास्टैग देते हैं ना, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। फिर हमने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े थे, MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो और GNSS, मतलब ये सैटेलाइट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, इन पे आधारित तकनीक थी। तो जो हमारा NLFF था, इसमें क्या होता था कि गाड़ी कितनी भी तेज़ जाए, ये सीधे ही वहाँ से क्या करेगा, आपके फास्टैग जो आपका बार कोड होगा गाड़ी का, वहाँ से क्या कर लेगा, अपना जो भी राशि काटनी होती है इसे, वो काट लेगा, मतलब जो भी पैसा काटना होता है वो काट लेगा। और जो GNSS है, ये क्या था कि अगर आप आधे से भी जाते हैं तो वो उस आधार पे आपका खाते से पैसा काटेगा जितना आपने क्या करी है, दूरी तय करी है संबंधित हाईवे पे। ठीक, फिर उत्तराखंड जो सरकार ने थी, उसको अल्पसंख्यकों के लिए आय सीमा बढ़ाई थी। अल्पसंख्यक दिवस का मनाते हैं, तो 18 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 लाख से कितना कर दिया था, 4 लाख कर दिया था। ठीक, तो अल्पसंख्यक समुदाय हमारे कौन होते हैं, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ योजनाओं की बात करी थी, है ना, पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो ये उज्ज्वला योजना की बात करी थी। उज्ज्वला योजना कब की, 1 मई 2016 की है। कहाँ से शुरू हुई थी, यूपी के बलिया से शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाते हैं। फिर जो आयुष्मान भारत योजना है, ये हमने पहले भी देख ली है। 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुई थी, और 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर क्या मिलता है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है। फिर जनधन योजना भी देखी थी कि हर परिवार का बैंक खाता खोलना था। ये कब शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अटल आयुष्मान योजना है वो कब की है, 25 दिसंबर 2018 की। आप भी बोल रहे होंगे कि कितनी बार रिपीट कर रहा है, पर जब जिस दिन क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये क्या होगा, याद रहेगा। इस दिन क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। ठीक, फिर ग्रीन सेस, तो उत्तराखंड क्या कर रहा है, ग्रीन सेस बढ़ा रहा है ना। तो ये कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2026। शायद कल मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया था, गलत पढ़ दिया था, पर आप इसको ध्यान दें कि 1 जनवरी 2026 से ये क्या होगा, ये लागू होगा। कौन, ग्रीन सेस। फिर जो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता हैं, वो उत्तराखंड के नए CGI बनने जा रहे हैं। अभी इनकी सिफारिश की गई है, पर ये जल्दी ही बन जाएगी, क्योंकि हमारे जो नरेंद्र जी हैं, उनका रिटायरमेंट कब है, तो 9 जनवरी 2026 को उनका क्या है, रिटायरमेंट है। फिर कोलेजियम प्रणाली के बारे में हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर में होती है, 217 आर्टिकल में के अंडर में होती है। तो कॉलेजियम क्या करता है, राष्ट्रपति को, कल भी नहीं हटे थे, आज भी नहीं हटेंगे। कॉलेजियम क्या करता है, राष्ट्रपति को सुझाव देता है, और उसके बाद कौन हमारे चुने जाते हैं, जज चुने जाते हैं। ठीक, तो कॉलेजियम में कौन होता है, एक तो CGI होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य जजेस भी होते हैं। ठीक, तो ये कॉलेजियम होता है। फिर जो हमारे राम सुधार जी हैं, उनका निधन हुआ था, तो उन्होंने क्या बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी, और भी चीज़ें बनाई थी। जैसे उन्होंने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर बनाई थी, बेंगलुरु में बनाई थी। और उन्होंने गांधी जी की मूर्तियाँ बाहरी देशों में भी बनाई है, जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि में बनाई हैं। फिर जो संसद भवन में महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, वो भी इन्होंने ही बनाई है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत और ओमान के बीच हुआ था FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, भारत का जो 98% उत्पाद है उनको वो क्या होंगे, ड्यूटी और टैक्स मुक्त होंगे। फिर जो ओमान के भी हैं उन पे भी क्या नहीं लगेगा, शुल्क नहीं लगेगा। तो जो भारत के जो 98 सामानों में टैक्स नहीं लगेगा, उनमें से 2 प्रमुख हैं, कौन, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और ओमान की जो ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट है उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, खजूर हो गया, पेट्रोल रसायन हो गया, संगमरमर हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ों में भारत ने उनको छूट नहीं दी है। यहाँ पर भारत ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, जैसे डेयरी उत्पाद हो गया, संवेदनशील कृषि उत्पाद हो गया, सोना चांदी के आभूषण हो गया, खेल का सामान हो गया। तो यहाँ पर क्या नहीं मिली है, इनको छूट नहीं मिली है टैक्स में। देखो इसका कारण ये था कि यहाँ की आबादी ही केवल 50 लाख है, तो ज़रूरी नहीं समझा कि इन पे भी टैक्स फ्री कर दें इनको, इस वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ओमान, वो किन्हें मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ओमान के सुल्तान कौन है, हैथम बिन तारिक है। ठीक, फिर यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, झारखंड ने जीती है और पहली बार जीती है। और किसको हराया, तो हरियाणा को हराया है। तो इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर का रिवीजन है जो ये समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद।